So, hello everyone, welcome to Fuses Junior Wing and we are in class 10th. So this is class 10th and we started yesterday in the previous class. We started a chapter of civics. This is the part chapter 1 of civics and the name of the chapter was power sharing. चलो बेसिकली फटाफट से क्या करते हैं कि जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं. सो यस्टरडे ओनली आई जस्ट टोल्ड यू पावर शेयरिंग का बेसिक सा मतलब ये था कि डिवीजन ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर या डिवाइडिंग द पावर अमंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री विल कॉल पावर शेयरिंग. नाउ व्हेन आई सेड पावर, कल ही मैंने बताया था कि वेन एवर एनीवन tell you or like say you that power, so here the word power doesn't mean Shakti, energy, because we are not reading physics, we are in civics instead of physics. So in civics the word power means responsibility, है ना, job. So basically the word power sharing means sharing of responsibility in an equal manner. गेट खोल दो, है ना, that we will call the power sharing, जिसको हम लोग मोटा मोटा कल हम लोग ने समझ लिया था. अब बात करें अगर कि इसके आगे की, तो कल मैंने आपको केस स्टडी बता दिया था अबाउट बेल्जियम एंड अबाउट श्रीलंका. बाय बोथ द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट इफ पावर शेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस, अगर पावर शेयरिंग ना किया जाए then what will happen, है ना. आपने देखा कि इन दोनों जगहों पे सिविल वॉर टुक प्लेस, लड़ाई झगड़े हुए आपस में. what do you mean by civil war? Civil war means when within a country, when a war take place within a country, देश के अंदर जब लड़ाई होती है उसको हम लोग सिविल वॉर बोलते हैं, है ना. तो बेसिकली बेसिक सा फंडा क्या था कि भैया बेल्जियम एंड श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई. क्यों? बिकॉज इन बोथ द कंट्री पावर इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द सिटीजन्स, है ना. जिन लोगों को पावर मिला दे फील वेरी हैप्पी, दे आर जस्ट, है ना, एंजॉइंग ऑल द राइट्स. और जिनको पावर नहीं मिला दे फील सप्रेस्ड, दे फेल्ट डिप्रेस्ड, they felt their self exploited, and this causes a kind of tension among both the groups या among the people of the country. ठीक है, तो ये सारा बेसिक सा बात था जो हम लोगों ने कल के क्लास में ओवरऑल कवर अप कर लिया था. सो टुडे वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अहेड ऑफ दिस. ठीक, चलिए आज आप लोग सब हेडिंग दो, फटाफट से कॉपी निकालो, उसमें हेडिंग दो. And this will be accommodation in Belgium. Accommodation in Belgium. Now what you are going to read over here, accommodation in Belgium topic. Look guys, the accommodation in Belgium means, in this topic we will read that how the civil war situation या the tension situation which occurred in Belgium during that period between the Dutch speaker and French speaker come normalized, like short out, how their problem get short out, उनकी समस्याएं खत्म कैसे हुई, कैसे आज गाएगा. हाँ भाई, सो एकोमोडेशन इन बेल्जियम विल बी द सेम. आइए बात करते हैं नंबर 1. देखो क्या पहला पॉइंट दिया है आपके बुक में, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच. लुक, द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच, यहां पे डच कहने का मतलब है डच स्पीकर्स, one who are living in Belgium, and the French speakers, one who is living in Belgium, they will share equal seats in, भैया ये equal seats शेयर करेंगे कहाँ? So in the election of capital which is Brussels.
सो ब्रुसेल्स के अंदर जहां पे कल मैंने हम लोगों ने किया था कि इन द ब्रुसेल्स, है ना, इन ब्रुसेल्स द फ्रेंच स्पीकर्स आर 80%, द डच स्पीकर्स आर 20%, बट इंस्टीड ऑफ मेजॉरिटी दे एग्रीड, कौन एग्रीड? डच एग्रीड टू शेयर द इक्वल सीट्स विथ फ्रेंच। ठीक है। सिमिलरली ये जो कंट्री था, यानी कि होल कंट्री के इलेक्शन में, इन द इलेक्शन ऑफ होल कंट्री, इलेक्शन ऑफ होल नेशन, या व्हाट यू कैन से नेशन वाइड, डच गेट एग्रीड टू शेयर इक्वल सीट्स विथ फ्रेंच। हम लोगों ने कल ये करा था कि भाई पूरे कंट्री के अंदर डच आर इन 59% एंड दे आर द 40%। तो पूरे कंट्री वाइड अगर पूरे देश की बात की जाए तो फ्रेंच आर इन माइनॉरिटी एंड डच आर इन मेजॉरिटी। बट इंस्टीड ऑफ दिस, इसके बाद भी ये जो डच है, इन लोगों ने कहा कि जब देश का चुनाव होगा तो हम बराबर सीट शेयर करेंगे, किसके साथ? आपके साथ। बात क्लियर हो गई? समझ में आ रहा है आपको? तो ये तो 2 पॉइंट्स हो गए जो दोनों ने तय किया। अब तीसरा, थर्ड, अ न्यू गवर्नमेंट फॉर्म दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक नई सरकार बना जिस सरकार का पड़ा पर बाबू कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इस गवर्नमेंट को कौन हेड कर रहा था? द कम्युनिटी लीडर्स ऑफ फ्रेंच या डच या जर्मन सोसाइटी। लुक हियर, द कम्युनिटी लीडर्स ऑफ फ्रेंच और डच और जर्मन सोसाइटी विल लीड दिस। अब मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अपने इंडिया में भी क्या होता है, इन एवरी स्टेट गवर्नमेंट वी हैव अ माइनॉरिटी मिनिस्टर। हमारे भारत में भी हर राज्य सरकार में एक माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मंत्रालय होता है, और इस अल्पसंख्यक मंत्रालय का मिनिस्टर जो होगा, he or she always be a Muslim, because in our country India Muslims are only called the major minority group. So ये confirmed है, ये fix है कि minority minister कभी भी कोई होगा या होगी तो he or she will be a Muslim. यही सिंगल रीज़न है कि आप समझ लो पूरे यूपी के अंदर इस बार के चुनाव में भी, लास्ट टाइम के चुनाव में भी, बीजेपी they didn't given a single seat to any Muslim candidate. पिछले 2017 के चुनाव में भी बीजेपी ने सारे हिंदुओं को ही दिया था टिकट, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया था, है ना। और जब चुनाव जीत के आया बीजेपी, यानी कि पहली बार जब योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने, उस टाइम मोहम्मद मोहसिन रजा who was an MLC member of Legislative Council, who was an MLC of from BJP in UP from BJP, इनको बीजेपी ने अल्पसंख्यक मंत्री बनाया, मोहम्मद मोहसिन रजा को। दिस ईयर ऑल्सो, इस बार 2022 के चुनाव में भी यूपी के सिंगल बीजेपी का एक ही कैंडिडेट था जिसको बीजेपी ने टिकट दिया था, वो थे खुद मोहसिन रजा। सो मोहम्मद मोहसिन रजा के अलावा बीजेपी ने दूसरे किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। मतलब मेरे समझाने का ये नहीं है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, मेरे समझाने का ये मतलब है कि कम्युनिटी नहीं, कि कम्युनिटी डिसीजंस विल ऑलवेज टेकन बाय अ कम्युनिटी लीडर। बात अगर हिंदू धर्म की होगी तो कोई हिंदू धर्म का हिंदू जो होगा, साधु होगा, महात्मा होगा, वही हिंदू धर्म के रिगार्डिंग में डिसीजन लेगा, है ना। अगर मैं बोलूं कि मैं एक हिंदू हूं, आई एम अ हिंदू ब्राह्मण, एंड इफ आई वांट मीन्स समवन गिव मी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक लॉ फॉर क्रिश्चियन, फॉर मेक लॉ फॉर मुस्लिम्स, तो जिस धर्म को मैं जानता ही नहीं उस धर्म के बारे में मैं क्या रूल बनाऊंगा, है ना।
ये चीज हुई बेल्जियम में भी कि हर धर्म के यानी कि हर स्पीकिंग कम्युनिटी का एक लीडर होगा एंड ही विल कॉल्ड अ कम्युनिटी मिनिस्टर और अ कम्युनिटी लीडर एंड ही विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। मतलब फ्रेंच भाषा, डच भाषा की बात यहाँ हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये तीसरी बात थी। चौथी बात, स्टेट गवर्नमेंट्स आर सेट फ्री। स्टेट गवर्नमेंट्स वर सेट फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान दीजिए, देर आर टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अभी आप सेकेंड चैप्टर में जब जाओगे सिविक्स के, इन दैट चैप्टर ऑफ फेडरलिज्म, वहां मैं आपको बताऊंगा कि देर आर टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट वी हैव इन द वर्ल्ड। एक गवर्नमेंट लाइक इंडिया, दूसरा गवर्नमेंट लाइक यूएस अमेरिका। अंतर क्या है दोनों में? इन इंडिया वी हैव अ सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। वी आर द फेडरल कंट्री, है ना। फेडरलिज्म में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग इट्स ओन पावर एंड स्टेट गवर्नमेंट इज हैविंग इट्स ओन पावर एंड दे बोथ आर सेपरेट। नो वन कैन इंटरप्ट ईच अदर। एग्जाम्पल के लिए समझो कि सपोज कर लो दिस इज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना, एंड हियर द चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ना। मोदी जी विल से दीदी, ओ दीदी, दीदी, दीदी खाला होवे ना दीदी, दीदी बंगाल में, दीदी बीरभूम में जो आप कत्लेआम मचवा रही हैं वो नहीं चलेगा दीदी। दीदी अब मनमर्जी नहीं चलेगा दीदी, कानून का शासन है दीदी, मोदी का राज है दीदी, गोली नहीं चलेगा दीदी। तो दीदी बोलेंगी कि देखो वो जे गुंडा आछे ओखाने बसे आछे, ওই দিল্লিতে বসা যে গুন্ডা আছে না, গুন্ডা, ও বলে কি দিদি চলবে না। আমি বলছি তোমাদের বুঝে রাখো, এরা বাঙালিদেরকে বোকা বানাচ্ছে, এরা আমাদেরকে বোঝে যে আমরা কিছু বুঝি না। না, আমরা বুঝি, দিদি খেলা হবে না। দিদি বিল সে কি খেলা হবে, বুঝেছো? চলবে না এখানে, মোদির কিছু চলবে না এখানে, ওই হবে যে আমরা বাঙালি চলাবো, है ना। तो दिस इज व्हाट अ डिफरेंस इन इंडिया। बट अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में जो बाइडन द यूएस प्रेसिडेंट है ना, ही इज लीडिंग द कंट्री एंड अदर्स आर द गवर्नर्स। दे आर द गवर्नर्स एंड गवर्नर्स आर सबऑर्डिनेट ऑफ प्रेसिडेंट। गवर्नर्स आर सबऑर्डिनेट ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट साहब जो भी रूल बनाएंगे, जो भी लॉ बनाएंगे, गवर्नर्स आर फोर्स्ड टू फॉलो इट। उनको मानना ही होगा। गवर्नर कांट से कि आई विल नॉट। समझ रहे हो? तो ये दो टाइप की सरकारें होती हैं। अपने इंडिया में पहली वाली सरकार है जहां मोदी विल से कि दीदी ये होगा, बट दीदी विल से मोदी ना होगा, एंड एग्जैक्टली ही विल नॉट, सी विल नॉट। अगर वो नहीं करती हैं कुछ नहीं होगा। अभी मैं बताऊं आपको, अगर आपने वैक्सीन ले लिया है तो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, और सर्टिफिकेट को आप अगर देखोगे तो सर्टिफिकेट पे मोदी जी का पिक्चर है। लेकिन अगर आप वेस्ट बंगाल में होते, अभी अगर आप कोलकाता के वासी होते, चाहे वेस्ट बंगाल में पढ़ रहे होते, तो वेस्ट बंगाल में अगर आप सर्टिफिकेट आपको मिला होता, उसमें ममता बनर्जी का फोटो होता। चुनाव से पहले 2021 के इलेक्शन से पहले तक सर्टिफिकेट में मोदी जी का फोटो था। लेकिन जैसे ही चुनाव जीती है ममता बनर्जी यानी कि दीदी, कहेगी अभी हटाओ, इसको हटाओ जल्दी से, उसका फोटो काहे रहेगा? इधर का मुख्यमंत्री हम है तो हमारा फोटो रहेगा। प्रचार करता है, देखो सुई देता है, सुई में भी अपना प्रचार करता है, अपना चेहरा लगाता है, इसको हटाओ इधर से। तो दीदी हटवा दिया उसको। अब उधर में दीदी का फोटो आता है,
मोदी का फोटो नहीं आता है। तो ये दीदी का पावर है, जो मुख्यमंत्री का पावर है इंडिया में। क्यों है? क्योंकि इंडिया फेडरल कंट्री है। पूछता है तुम? नहीं पूछता है पूछता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द फोर्थ पॉइंट। डन हो गया? क्लियर हो गया चारों पॉइंट? दिस इज डन इन बेल्जियम एंड आफ्टर दिस लॉ, आफ्टर दिस सिस्टम, नेवर एवर सिविल वॉर टेक प्लेस इन बेल्जियम। बेल्जियम में शांति शांति हो गया, लाइक यू कैन से कि पीस एंड पीस। नाउ दे आर लिविंग वेरी हैप्पीली विथ पीस एंड हार्मनी। ठीक है, डन? क्लियर हो गई बात? इसको जल्दी से कॉपी कर लो। कर लिया तो अच्छी बात है। Okay, now we will go for the next question of today's class, and this question is why power sharing is desirable. Now, need to learn first of all this word, that what is the meaning of desirable? Desirable means इच्छा. This word desire, अब आप जब भी आपकी ग्रामर की क्लास हो संडे को, तो आप सर से पूछना, सर व्हाट इज सिलेबल। जैसे हिंदी में संधि विच्छेद होता है, सिमिलरली इन इंग्लिश वी हैव सिलेबल। इफ यू हैव अ गुड सिलेबल नॉलेज देन योर प्रोनाउंसिएशन विल ऑलमोस्ट बी करेक्ट, है ना, बेस्ड ऑन इंडियन ओवरऑल होमोफोन्स एंड ऑल दैट प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। सो डिजायरेबल, इट्स अ बाइसिलेबिक वर्ड। ठीक है, वी हैव टू वर्ड ओवर हियर, वन इज द डिजायर एंड सेकेंड वन इज द एबल। सो डिजायर मीन्स इच्छा एंड द वर्ड एबल मीन्स जो कि हम कर सकते हैं। सो द बेसिकली द क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बाय ऑल द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। बुक में दिया है दो कारण, दोनों कारण को हम लोग समझते हैं, जल्दी से देखते हैं। देखो, पहला दिया हुआ है द मोरल रीजन। द मोरल रीजन मतलब भावनात्मक बात क्या है? पावर शेयरिंग reduces conflict and help in long run। एक लाइन लिखा है, सिर्फ समझो पहले। पावर शेयरिंग रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट, मैंने कल ही बताया था, फिर से आज बता रहा हूं। सपोज करो थोड़ी देर के लिए, ना आपने कभी न्यूज में सुना है ना कभी आप सुनोगे, दैट अंबानी किड्स आर फाइटिंग ईच अदर। ये कभी आपने ना सुना है ना आप कभी सुनोगे। रीजन क्या है? मुकेश अंबानी डिवाइडेड इट्स प्रॉपर्टी, इट्स बिजनेस अमंग द 3 किड्स ऑफ हिम। बराबर बराबर जो उनकी प्रॉपर्टी थी, चाहे वो बेटी ईशा हो चाहे वो बेटा हो, सब में तीनों अपने दोनों बेटे बेटी तीनों के पास, तीनों में अपना प्रॉपर्टी, अपना ओवरऑल कहने का सेंस है बिजनेस प्रॉपरली डिवाइड किया। इस वजह से तीनों भाई बहन में कभी किसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी कोई एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। जैसे सिमिलरली धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी डूब गया, द छोटा भाई यानी कि द यंगर ब्रदर ऑफ मुकेश अंबानी, उनकी कंपनी दिवालिया हो गई, वो डूब गए, दैट अब डिफरेंट मैटर। लेकिन कभी भी मुकेश और अनिल के बीच में झगड़ा प्रॉपर्टी और बिजनेस को लेकर नहीं हुआ। रीजन, धीरू भाई अंबानी ने मरते टाइम प्रॉपर्टी बराबर बराबर दोनों बेटों में बांटी, सारे कंपनियों को बराबर बराबर दोनों बेटों में दिया। इवन कि मुकेश अंबानी का सपना था रिलायंस, रिलायंस इन द सेंस कहने का टेलीकम्युनिकेशन, लेकिन उस समय रिलायंस की डिमांड अनिल अंबानी ने की। मुकेश अंबानी ने मुस्कुराते हुए छोटे भाई को दे दिया कि ले लो। यही रीज़न है कि रिलायंस ना मिलने की वजह से और रिलायंस के डूबने की वजह से रिलायंस टेक कम्युनिकेशन, मुकेश अंबानी ने फिर से जियो स्टार्ट किया, है ना। तो लॉजिक का मैजिक ये है कि मोरल रीज़न ये कहता है कि आप जब भी पावर को बराबर डिवाइड करते हो बिना किसी पार्शियलिटी के, तो झगड़ा नहीं होता है, और जब झगड़ा नहीं होगा तो आप लंबा चलोगे, है ना। लंबा चलोगे मतलब क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आपके साथ रहेगा। समझ रहे हो? अब बात करते हैं प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल यानी कि जो हाँ, प्रूडेंशियल रीजन यानी कि जो तथ्य है, फैक्चुअल रीजन है। फैक्ट क्या है बाबू? देखो यहाँ पे
The deeper is in why a democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. People have a right to be consulted on how they are to be governed. देखो इसका फैक्चुअल रीजन क्या है? वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, राइट? वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी. 9th में आपको पढ़ना था कि द वर्ड डेमोक्रेसी केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोस. वेरी गुड. मीन्स डेमोस मीन्स, बोलो जोर से बोल. किसी को पीपल. जाओ रे नालायक से हैं, बूझ गए हम. जब कलयुग का सुपर्णखा तुमसे हमरे के बनाएगा, नाक तो रहने देगा नहीं, मेरा कटिए जाएगा. Demos means people and the word cracy means system. So basically a democracy is a type of government, it's a type of system which is by the people, for the people and to the people. So देखो जब ऐसा है कि the government is formed by the people, तो चूंकि ये लोगों के द्वारा बनाई गई है, इसलिए जो गवर्नमेंट होती है ना, वो क्या होती है? वो ज़्यादा अकाउंटेबल होती है. किसके लिए? लोगों के लिए. अभी आप जरा सोचो, इसको भूल जाओ, ऐसे समझो कि आप अभी किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? पेरेंट्स के ऊपर. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, आंसरेबल बेसिकली. सो आर यू आंसरेबल फॉर योर पेरेंट और नॉट? आर यू आंसरेबल फॉर योर पेरेंट और नॉट? आंसरेबल कहने का मतलब कि वॉट एवर ही और दे विल आस्क यू विल एक्सप्लेन और नॉट. वो जो पूछेंगे आप उनको बताइएगा, है ना? क्यों? बिकॉज राइट नाउ यू आर डिपेंडेंट. हाँ, आने वाले 2, 4, 5 साल के बाद जब आप अपना अर्न करने लगिएगा, तब शायद कहीं आप उनका फ़ोन इग्नोर करना शुरू कर दें. तब आप कहना शुरू कर दें कि अभी बिजी है, बाद में. लेकिन फ़िलहाल तो बाबू, अगर आप बिजी हो गए तो वो भी बिजी हो जाएंगे. अगर वो बिजी हो गए तो समझ लो कि दिक्कत हो जाएगा. नहीं तो भैया अभी आप उनके लिए अकाउंटेबल है. क्यों? क्योंकि आप उन पे डिपेंडेंट है. वैसे ही सरकार किस पे डिपेंड है? पीपल, लोगों पे डिपेंड है ना? सिमिलरली रेस्पॉन्सिव मीन्स, है ना, दे आर रेस्पॉन्सिबल ऑफ डूइंग द डेवलपमेंट. हु? द गवर्नमेंट. क्यों? बिकॉज वी चूजन देम टू मेक आवर डेवलपमेंट, है ना? अब देखो, मैं सब कुछ छोड़ दूं, मैं अपने ऊपर बात करता हूं. यू गाइज केम इन कोचिंग, वी आर इन फ्यूसिस, है ना? आपके पेरेंट्स आपको यहां पहुंचाए. जैसे ही आपका अभी टर्म 1 का एग्जाम होगा, टर्म 1 में नहीं, आपका नॉर्मल पीटी स्टार्ट होगा स्कूल के अंदर. पीटी में इफ योर मार्क्स विल नॉट कम गुड, हु विल आंसरेबल इन दैट केस? आप भले ही कितने पढ़ाई करो ना करो, फिर भी जवाब हम मुझे ही देना पड़ेगा. क्वेश्चन मेरे ही पास आएगा घूम फिर के कि सर क्या पढ़ा रहे हैं. उकरे उपाय है बाबू, ये कैमरा नहीं, बाबूजी को भेजेंगे आपके लिंक, देखिए ये पढ़ा रहे हैं. नहीं समझ रहे हैं ना? तो इस बार हर ईंट का जवाब होगा. इस बार होमवर्क मिलेगा, उसके लिए शीट है कि देखिए कई दिन होमवर्क बनाया है. टेस्ट होगा, उसके लिए रिपोर्ट कार्ड है, देखिए कितना स्कोर कर रहा है. क्लास में क्या हो रहा है तो उसके लिए कैमरा है, देखिए क्या पढ़ा रहे हैं. हर एक चीज़ का जवाब मिलेगा एकदम फैक्ट के साथ. बूझ लो, इस बार हम एकदम आयरन मैन वाला शील्ड पहन के उतरे हैं मार्केट में, है ना? तो मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल एज दे आर बाय द पीपल एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे मेड द गवर्नमेंट फॉर द पीपल. ठीक है, डन? तो चूंकि सरकार सबके लिए है, तो सरकार क्या करती है? अपनी पावर्स को डिवाइड करती है सारे जनता के बीच में, ताकि हर जनता समझे कि ये सरकार उनकी है. मेरी बात को समझ गए आप, है ना? अभी देखो मुजफ्फरपुर में, इन आर मुजफ्फरपुर, अगर मैं मुजफ्फरपुर की बात करूं, द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ मुजफ्फरपुर बिलोंग्स टू अ कम्युनिटी कॉल्ड भूमिहार, है ना? द सेकेंड ग्रुप
द सेकेंड लीडिंग ग्रुप इज लालाजी। लालाजी मतलब जो साव है, गुप्ता है। द थर्ड ग्रुप इज मुस्लिम। मुजफ्फरपुर की इतनी कंपोजिशन की बात की जाए, सो द मोस्टली पॉपुलेटेड ग्रुप इज भूमिहार, सेकेंडली इज द लालाजी एंड थर्ड वन इज द मुस्लिम। हमारे अभी करंट में जो एमएलए विधायक हैं, है ना, विजेंद्र चौधरी, ही बिलोंग्स टू अ कम्युनिटी कॉल्ड कायस्थ, मीन्स लालाजी, है ना। इट डजेंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि ही विल नॉट वर्क फॉर भूमिहार्स। नहीं बाबू, उस भ्रम में मत जाइए, ठीक है। आप मेरा लॉजिक समझ रहे हो? एज ही बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कास्ट, इट डजेंट मीन कि वो है ना भूमिहारों के लिए काम नहीं करेंगे। ही विल वर्क, है ना। ही विल ऑल्सो वर्क फॉर होम? द मुस्लिम्स। एज आई एम अ ब्राह्मण, so he will work for me also। समझ रहे हो क्यों? The reason is that he is MLA of all, he is MLA of all। यही डेमोक्रेसी है और यही प्रेसिडेंशियल कॉज है पावर शेयरिंग का। क्लियर हो गई बात? चलिए एक सेकेंड, चलो आज के क्लास का बाबू लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द different ways through which power is divided in India? Power is shared in India। मतलब समझिए, हम लोग भारत के अंदर इंडिया में पावर शेयरिंग किस तरीके से करते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू दैट, है ना। चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 1, रूट 1, पहला तरीका पावर को डिवाइड करने का इंडिया के अंदर। अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो, organs of government means legislative, executive, judiciary। These three are the organs of government। ठीक है, मैंने इसलिए इनको पैरेलल में लिखा है। आप भी इस बात को दिमाग में छाप लो, ये लिखने का तरीका है। और ये क्यों लिखा गया है? बिकॉज दे ऑल आर हैविंग इक्वल राइट्स, दे ऑल आर हैविंग द राइट्स ऑफ देयर ओन ज्यूरिडिक्शन। एक वर्ड आप पढ़ोगे, मैं जब डिटेल पढ़ाऊंगा, ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र का मतलब आई एम द फाउंडर ऑफ फ्यूसिस, सो माई ज्यूरिडिक्शन इज ओनली अप टू दिस। मैं किसी दूसरे कोचिंग में जाके कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो यही है। समझ रहे हो? नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, वो जाके झारखंड में कुछ नहीं अपना लॉ बना सकते हैं, कुछ चला सकते हैं। उनकी ज्यूरिडिक्शन केवल अपना बिहार है। सिमिलरली नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही कैन नॉट गो एंड डू एनीथिंग इन नेपाल। बहुत छोटा है नेपाल, लेकिन नेपाल में उनकी पावर 0 है। तो हर आदमी का अपना एक कार्य क्षेत्र होता है, विच वी कॉल ज्यूरिडिक्शन। तो लेजिस्लेचर मीन्स है ना, विधायिका, इट मीन्स ऑल द MLAs, MP will come under this। Executives means all the IAS and IPS officers basically come under this। And judiciary means the judicial system, the courts will come under this। ठीक है, मैं अपने भाषा में इसे हमेशा बोलता हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश। This is the structure of Brahma Vishnu Mahesh। How? Brahma, the for one who created the entire world। हम लोग कहते हैं ना, ब्रह्मदेव ने क्या किया? जन्म दिया, यानी कि भाग्य देने वाले कौन है? ब्रह्मदेव है। तो जैसा लॉ बनेगा कंट्री का भाग्य वैसा ही होगा, अ लॉ ऑफ मेकर। एग्जीक्यूटिव विष्णु, विष्णु को कहा जाता है हमारे हिंदू समाज में, क्या कहा जाता है वैसे बताओ? विष्णु को कार्यपालक, क्या? कार्यपालक, है ना। ब्रह्मा अगर रचयिता है
तो जो विष्णु है वो करता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ बनेगा फॉलो ये करवाते हैं। एंड जुडिशियरी महेश, जब गुस्सा आ जाएगा त्रिनेत्र खोल के भस्म कर देंगे, यानी कि जुडिशियरी कोर्ट, ऑर्डर मिलेगा हैंग टिल डेथ, तब तक झुलाओ जब तक निकले नहीं। पहली फुर्सत में निकल गया तो ठीक, नहीं तो झुलाए रखो इसको। चलो दूसरा, रूट टू, क्वेश्चन एक ही है, दूसरा रूट, अमंग डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट? टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे टॉप पे कौन आता है? सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट। कौन? दूसरे टीयर पे कौन आता है? स्टेट गवर्नमेंट। कौन? और तीसरे टीयर पे कौन आता है? पंचायती राज या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, विच वी कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? लोकल गवर्नमेंट। So we have a 3-tier system in our country, India. On the top we have the central government or the state or the union government. Second level state government. Third level this one. Clear है? चलिए, hope these things are clear. And detail में हम लोग करेंगे next class में अच्छे से. Till then, take care, good day, bye bye. Copy it fast. Do like, share and subscribe. है ना? Share it fast.